अस्सलाम दोस्तों, कुछ आमदेद। इस वक्त हुकूमत साजी का दौर है और इस हुकूमत साजी के दौर के अंदर एक अहम तरीन इंकशाफ सामने आया है और वो अहम तरीन इंकशाफ है नेशनल असम्बली के 7 अरकान असम्बली के वोटों की गुमशुदगी का। कल स्पीकर नेशनल असम्बली के इलेक्शंस थे और कल बरोज इतवार प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के ओहदे के लिए इंतखाब होने जा रहा है। और इस अरसे के दौरान यानी इस इंतखाब वजीर आजम के इंतखाब से पहले, स्पीकर के इंतखाब के दौरान अगर मुस्लिम लीग नून में शामिल हुक्मरान इत्तेहाद के 7 वोट लापता हो जाए या 7 वोट कास्ट ही ना हो तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान पैदा हो जाता है इस पूरे के पूरे अमल के ऊपर कि जनाब ये 7 के 7 वोट कहां गए। और खासतौर पर उस मौके पर जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए भी गेम ऑन हो और एक एक वोट बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल हो, ऐसे में ये 7 वोटों का गुमशुदा होना, लापता होना या कास्ट ना होना बहुत ही ज्यादा सीरियस किस्म की सूरत हाल की तरफ इशारा कर रहा है, जो आते साथ ही हुक्मरान इत्तेहाद को दरपेश है। कैसे? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल ये भी है कि किस तरीके से इस बात का इंकशाफ हुआ कि स्पीकर नेशनल असम्बली जनाब सरदार अयाज सादिक साहब को कास्ट होने वाले वोटों में से 7 वोट कम है। किस तरह इस बात का इंकशाफ हुआ कि कौन से 7 वोट हैं जो कास्ट नहीं हुए, और सबसे बढ़कर यह कि इस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल किया जाएगा मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप के हवाले से। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले बात करते हैं एक और अहम तरीन इंकशाफ की, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के एक नहीं 2 लीडर्स की तरफ से सामने आया है। और इस इंकशाफ ने भी बहुत ही ज्यादा धूम मचा रखी है, खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रैग सेट फाइल के अंदर। और मुसलसल इस बात का इतराज किया जा रहा है कि जनाब फलां बंदे ने फलां टॉक शो के अंदर जाकर ये वाली बात क्यों की है। और वो बात जनाब 9 मई के हवाले से है और वो बात कही है जनाब शेर अफजल मरवत साहब ने। और शेर अफजल मरवत साहब ने आदिल शाह ज़ेब साहब के प्रोग्राम जो डॉन न्यूज के ऊपर नशर किया गया था उसमें इस बात का इंकशाफ किया था कि 9 मई की असल वजह इमरान खान है। 9 मई नहीं होना था अगर इमरान खान ना चाहते। शेर अफजल मरवत साहब ने बिटवीन द लाइन 9 मई का जो मलबा है वो जनाब इमरान खान के कंधों के ऊपर नहीं बल्कि पूरे भाई दे उत्ते सुटता है और खुद को बरी जुम्मा करार देने की कोशिश की है। शेर अफजल मरवत साहब ने इस इंटरव्यू के अंदर इस बात का इंकशाफ किया है कि इमरान खान के गलत फैसलों की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत ही ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने इस बात का भी इंकशाफ किया कि जनाब इमरान खान के गलत फैसलों की वजह से 9 मई जो है वो रूनमा हुआ और 9 मई की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज अपने नाम और अपने इंतखाबी निशान दोनों से ही महरूम हो चुकी है। शेर अफजल मरवत साहब ने आदिल शाह ज़ेब साहब के प्रोग्राम के अंदर इस बात का इंकशाफ किया कि जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बलियों की तहलील का फैसला था वो फैसला इमरान खान का गलत फैसला था और उस फैसले के नताइज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भुगतना पड़े। ना सिर्फ ये बल्कि शेर अफजल मरवत साहब ने अपनी इस राय का भी इजहार किया कि कौमी असम्बली से बाजमात इस्तीफे भी नहीं देना चाहिए थे। सिस्टम के अंदर रहकर अपने लिए गुंजाइशों को तलाश करना सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल था। लेकिन अफसोस है कि उस मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल लीडरशिप इस सूरत हाल को असेस नहीं कर सकी और उनकी जानिब से इस सूरत हाल को असेस ना करने का नतीजा यह निकला कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असम्बलियों में मौजूद तो है लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम उनके साथ मौजूद नहीं है। आज वो असम्बलियों में मौजूद तो है लेकिन उनके लीडर का नाम उनकी जमात के साथ नहीं है। आज वो असम्बलियों में मौजूद तो हैं लेकिन उनके पास उनकी अपनी जमात का इंतखाबी निशान नहीं है और इसकी बुनियादी वजह बकौल शेर अफजल मरवत यही है कि जनाब नेशनल असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बलियों से इस्तीफे देने की फाश गलती की गई और फिर उस गलती को डिफेंड भी किया गया जिसके नताइज हमें भुगतना पड़ रहे हैं। उनका मानना है शेर अफजल मरवत साहब का कि ये जो असम्बलियों से इस्तीफे देने का फैसला था उससे हमें नुकसान हुआ और मैं ज़ाती तौर पर इस फैसले से मुत्तफिक नहीं हूँ। ना सिर्फ ये बल्कि शेर अफजल मरवत साहब का ये भी कहना था कि मौजूदा हालात में हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन यह है कि या तो हम कानूनी और एहतजाज का सहारा लें जो 2 मार्च यानी आज होगा और दूसरा ये कि जनाब हम
اپنا جو فورم ہے جو ریپرزنٹیشن کا ہے یا اپنا حق لینے کا ہے اس متعلقہ فورم پر جائیں اور ایک طویل لڑائی لڑے، اور اس پہ ان کا یہ ماننا تھا کہ ہم دونوں فورمز کو یوٹیلائز کریں گے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ 9 مئی کے بعد ہم محتاط ہو گئے ہیں، جب تک ہمارا مینڈیٹ واپس نہیں مل جاتا ہم موجودہ جو حکمران اتحاد ہے اس کو ایوان میں ٹف ٹائم دیں گے، تاہم پاکستان تحریک انصاف محاذ رائی کی سیاست نہیں کرے گی۔ یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ کل سپیکر کا الیکشن لڑنے والے جناب عامر ڈوگر صاحب کا بھی ایک انٹرویو سامنے آیا ہے، اور اس انٹرویو میں عامر ڈوگر صاحب نے بھی اس سے ملتی جلتی گفتگو کی ہے۔ انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم اسمبلیوں میں نہ آئیں؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ 9 مئی دوبارہ ہو؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی جو محاذ رائی ہے وہ جاری رہے؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو یا پاکستان ہمارے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو جائے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم اداروں کے اور ادارے ہمارے مخالف میں آ کے کھڑے ہو جائیں۔ انہوں نے کہا عامر ڈوگر صاحب نے کہ ہم ایسا نہیں چاہتے۔ ہم نے کوشش کی تھی کہ IMF کو بھی خط نہ لکھا جائے، لیکن اس کے اندر ناکامی ہوئی۔ البتہ معاملات کو سٹریم لائن کرنے کے لیے ہم ہر طرح کی کوشش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ عامر ڈوگر صاحب نے اس بات کا بھی اعتراف کیا، اور میرا یہ خیال ہے کہ بطور نیشنل لیڈر عامر ڈوگر صاحب کا یہ انکشاف پاکستان تحریک انصاف کے اصولی موقف سے بے حد نہ صرف متضاد ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی ایک نئی پوزیشن کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی ہے اور الیکٹورل پالیٹکس کے اندر ایک نئی پوزیشن کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی ہے، تو یہ کہنا بھی کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ اپنے اسی انٹرویو میں جو انہوں نے محترمہ غریدہ فاروقی صاحبہ کو دیا، عامر ڈوگر صاحب نے اس بات پر اعتراف کیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے جو ریزلٹس ہیں اور ان ریزلٹس کے مطابق ہماری اس وقت جو نیشنل اسمبلی میں سیٹس ہیں ان کی تعداد ہے 93، اور ہمیں ان پوزیشن یعنی ان سیٹس کے تناسب سے ہمیں ویمن اور اقلیتوں کی نشستیں ملنی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سردار عامر ڈوگر صاحب نے اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے کہ جناب ہماری جو نیشنل اسمبلی میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے اعلان کردہ نتائج میں جو سیٹوں کی تعداد ہے وہ 93 ہے، انہوں نے بٹوین دی لائنز ان انتخابی نتائج کو تسلیم کر لیا ہے، اور ان انتخابی نتائج کو تسلیم کرنے کا دوسرا ثبوت ان کی اور ان کی جماعت کی طرف سے اس پورے کے پورے ڈیموکریٹک پروسیس کا حصہ بننا ہے، حلف لینا ہے، سپیکر ڈپٹی سپیکر کا الیکشن لڑنا ہے، اور کل پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ کے طور پر جناب عمر ایوب خان صاحب کو لانچ کرنا ہے، اور یہ بہت ہی اچھی ڈیولپمنٹ کنسیڈر کی جا سکتی ہے۔ ایک جانب پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جس میں عامر ڈوگر صاحب جیسے سنجیدہ اور معاملہ فہم پولیٹیشینز موجود ہیں، وہیں پر ان کا مقابلہ علی امین گنڈا پور جیسے ہاکس کے ساتھ ہے، اور وہاں پر اس بات کی اطلاعات بھی مل رہی ہیں کہ خیبر پختونخوا میں ایک مرتبہ پھر نہ صرف محاذ رائی کی سیاست کو ترویج دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ پاکستان کے سیکورٹی اداروں کو انتہائی مطلوب شخصیت جناب مراد سعید صاحب کو خیبر پختونخوا کا سیکورٹی ایڈوائزر یعنی وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور صاحب کا مشیر برائے امور داخلہ لگانے کے لیے سمری بھی تیار کی جا رہی ہے، اور علی امین گنڈا پور کے جو ہے باضابطہ طور پر حکومت کا چارج لیتے ہی جناب علی امین گنڈا پور مراد سعید صاحب کو جو ہے اپنا مشیر برائے امور داخلہ نومینیٹ کر دیں گے اور اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیں گے، جس کے بعد مراد سعید صاحب کی بھی خود ساختہ روپوشی کا اختتام ہوگا اور وہ منظر عام پر آ جائیں گے۔ اور اس بات کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آج خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کے کہنے کے اوپر جو احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں، ان احتجاجی مظاہروں میں بھی جو پاکستان تحریک انصاف کی روپوش لیڈرشپ ہے اس کی رونمائی کے امکانات پائے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کے بھی لیڈرز آج ہمیں ممکنہ طور پر خیبر پختونخوا میں نظر آ سکتے ہیں۔ دوسری جانب
पंजाब में जिस तरीके से खुद शेर अफजल मरवत साहब ने अपने टॉक शो में इस बात का इज़हार किया कि जनाब हम एहतजाज का सहारा लेंगे जो आज यानी 2 मार्च को होगा, तो उसके लिए लाहौर में भी तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग तमाम कौमी और सूबाई हलकों से वो बरामद होंगे और वो जनाब GPO चौक पर इकट्ठे होंगे और GPO चौक पर पंजाब के कानून नाफिज करने वाले इदारों से वाबस्ता सिक्योरिटी एहलकार इंतज़ार में हैं और वो दिल ही दिल में गुनगुना रहे होंगे जनाब आजा मोरे बालमा तेरा ही इंतजार है, क्योंकि GPO चौक पर उनका इंतजार तवील होगा क्योंकि जो स्ट्रेटजी डेवलप की जा रही है उस स्ट्रेटजी के मुताबिक इन लोगों के वहां तक पहुंचने से पहले ही पुलिस एक्शन होगा और इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगर आप गौर करें तो ये सूरत हाल भी बिल्कुल इसी तरफ इशारा कर रही है। हालिया दिनों के अंदर क्रिकेट का दौर है, PSL का टाइम है और PSL में क्रिकेट की गर्मा गर्मी है और अगर आप क्रिकेट फॉलो करते हैं तो आपने नोट किया होगा कि फास्ट बॉलर की खसलत होती है कि वो बैट्समैन को डराए, बैट्समैन पर कभी यॉर्कर मारे, कभी उसकी वक्की पे गेंद मारे, कभी उसके सर पे गेंद मारे, उसको बाउंसर मारे ताकि वो उसके सामने डिफेंसिव पोजीशन पर आए और खुलकर ना खेल सके। लेकिन अगर वही बैट्समैन इस बात का जो है वो इदराक कर ले, अपने डर और खौफ को उतार के साइड पे रखे और क्रीज से बाहर निकलकर खेलना शुरू कर दे, बाउंसर पर हुक मारे, शॉर्ट पिच पर पुल मारे और उसके बाद ड्राइव्स मारना शुरू कर दे, तो वही फास्ट बॉलर जो है अपनी लाइन और लेंथ ना सिर्फ भूल जाएगा बल्कि भरी ग्राउंड में खुद को गालियां देता हुआ, गेंद को ठुड्डे मारता हुआ और अपने ही टीम के खिलाड़ियों के साथ उलझता हुआ नजर आएगा। अगर आप गौर करें तो इस वक्त ऐसी ही सिचुएशन नजर आ रही है। कौमी असेंबली हो या आम सियासत, हर जगह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक दबाव की और एक प्रेशर की सिचुएशन वो डेवलप की जा रही है और उसके नतीजे में हमें जो बाकी जमातें हैं माइनस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बाकी जो है रेस्ट ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, वो हमें कॉर्नर पर डरी सहमी हुई नजर आ रही हैं और इस डर और खौफ को उतारने के लिए आज का दिन अहमियत का हामिल है क्योंकि पंजाब ही, मैंने आपको हमेशा से ये बात कहता हूं कि पंजाब है बैटल ग्राउंड। जो बंदा पंजाब जीतेगा वही तख्ते इस्लामाबाद पर हुकूमत करेगा। तख्ते इस्लामाबाद का रास्ता तख्ते पंजाब से होकर गुजरता है। लिहाजा आज के दिन में होने वाली ये डेवलपमेंट्स जो इस वक्त पंजाब में हो रही हैं, ये इस बात की तरफ इशारा करेगी कि जनाब मरकज के अंदर टोन कौन सी सेट की जाएगी। मरियम नवाज की जो है एडमिनिस्ट्रेशन, मरियम नवाज की CM-शिप के अंडर पहला ये एहतजाज है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने जा रही है और उसके लिए वसी पैमाने पर इंतजाम किए गए हैं। प्रिजन वैन्स को लाके खड़ा किया गया है, पुलिस को बीफ अप किया गया है, सिक्योरिटी के तमाम इदारों को जनाब हाई अलर्ट पर रखा गया है। हॉस्पिटल्स के अंदर अहम तरीन सूरत हाल को से नुबर्दाजमा होने के लिए तमाम तैयारियां की गई हैं। तो सिचुएशन इसी तरफ इशारा कर रही है कि जनाब अगर आपने इनका रास्ता नहीं रोका तो बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे कल खैबर पख्तूनख्वा में हुआ कि खातून को रुकने असम्बली को, मुस्लिम लीग नून की रुकने असम्बली को सरेआम रेप की, अगवा करके रेप की जो है धमकियां दी गई और मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा की है, चाहे वो पंजाब की है, चाहे वो मरकज की है, उनको जुबानों को ताले लगे हुए हैं। उनको बिल्कुल इस बात का अंदाजा नहीं है कि हमें किस मामले पर रिस्पॉन्ड करना है और किस मामले पर रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए। और इस सारी सूरत हाल की बुनियादी वजह उनके अंदर पाई जाने वाली कशमकश है जिसका इजहार मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज में किया। कल स्पीकर नेशनल असेंबली का इजलास था और कल बरोज इतवार प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन है। स्पीकर के इलेक्शन के लिए जो जनाब सरदार अयाज सादिक साहब को मजमूई तौर पर 199 वोट मिले, एक वोट मुस्तरद हुआ, यानी मजमूई तौर पर जनाब सरदार अयाज सादिक साहब को के लिए 200 वोट कास्ट हुए। लेकिन अगर हम ये जो हुकूमती नंबर्स हैं इसके ऊपर तवज्जो करें तो इस वक्त मुस्लिम लीग नून की नेशनल असेंबली में रिप्रेजेंटेशन है जनाब 107 अरकान पर मुश्तमिल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस की रिप्रेजेंटेशन का नंबर है 68। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अरकान की तादाद है 22। मुस्लिम लीग काफ के जो मुंतखब अरकान हैं उनकी तादाद है 5। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से वाबस्ता अरकान असेंबली की तादाद है 4
और बलूचिस्तान अवामी पार्टी का एक रुकन यानी जो उनके सरबराह हैं जनाब सरदार खालिद मक्सी साहब, वो नेशनल असम्बली के मेंबर हैं, तो ये मजमूई तादाद बनती है 207। जबकि सरदार अयाज सादिक साहब के लिए जो वोट उनको मिले हैं वो है 199। एक वोट मुस्तरद हुआ। अब वो वोट किस साइड का था, जनाब आमिर डोगर साहब की साइड का था या वो जनाब सरदार अयाज सादिक साहब की साइड का था, इसका अभी तक अंदाज़ा नहीं हो पाया। लेकिन ये 7 वोटों की कमी बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल इस वजह से है कि वो कौन से 7 लोग हैं जो कल ईवान की कार्रवाई में मौजूद नहीं थे, और वो कौन से लोग थे जिन्होंने कल वोट कास्ट नहीं किया, और क्या इन लोगों की अदम मौजूदगी का लीडरशिप को इल्म था, और अगर लीडरशिप को इल्म था तो इन लोगों के हवाले से जो बाज़ाब्ता तौर पर जो बयान है वो सामने क्यों नहीं आया कि जनाब ये 7 लोग कल किस वजह से असम्बली के इजलास में शिरकत नहीं कर पाए, ख़ासतौर पर उस मौके पर जब अहम तरीन डेवलपमेंट्स होना जो है वो तय हैं, हुकूमत साजी का अहम तरीन मरला है। लेकिन इन लोगों का वहाँ से लापता होना मुझे इस तरह लग रहा है कि शायद ये इशारा है, और इस इशारे को हमें समझना चाहिए क्योंकि एक एक वोट इस वक्त बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है, ख़ास तौर पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए जिसने 9 मार्च को होना है। अपने ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।